हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 10 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं हिस्ट्री की। एंड इसका जो 5th चैप्टर है वो आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ अ प्रिंट। तो यूरोप में जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की थी। एंड आफ्टर दैट वी हैड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रिंट मटेरियल या फिर प्रिंट टेक्नोलॉजी इन इंडिया। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो है इंडिया के बारे में भी यहाँ पे पढ़ी हैं कि प्रिंट टेक्नोलॉजी किस तरह से यहाँ पे डेवलप हुई थी। उससे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने से पहले भी यहाँ पे कई सारे जो टेक्स्ट हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थे, उसके बारे में हमने बात की है। तो इसी चीज़ को ही आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं पब्लिकेशंस की, वो उसके बारे में भी हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए यहाँ पे जो प्रिंट मटेरियल है वो किस तरह से अवेलेबल था। वो सारी चीज़ें जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे, राइट। सो जैसे कि आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि जो स्मॉल बुक्स होती हैं ना, एक पॉकेट बुक्स जिसे हम बोल सकते हैं, वो मिड 19th सेंचुरी के मद्रास टाउन्स में जो है ऑलरेडी ही अवेलेबल थी। इवन जो है उन्हें क्रॉस रोड में बेचा जाता था, जिसकी वजह से जो गरीब लोग हैं जो कि मार्केट में ट्रेवल करते थे वो उन्हें खरीद लेते थे। एंड उसके अलावा पब्लिक लाइब्रेरीज जो होती हैं वो भी सेटअप की गई थी अर्ली 20th सेंचुरी से, जिसकी वजह से बुक्स जो हैं वो इजीली असेस कर सकते थे लोग। एंड मोस्टली सिटीज़ या फिर टाउन्स में जो है ये लाइब्रेरीज अवेलेबल थी। एंड या फिर ज़्यादा जो प्रॉस्पेरस विलेजेस होते हैं ना, वहाँ पे भी लाइब्रेरीज अवेलेबल थी। So for rich local patrons, setting up a library was a way of acquiring prestige। तो जो local patrons थे या फिर जो local हम बोल सकते हैं कि मेन लीडर्स हुआ करते थे किसी या फिर सिटी के, टाउन के या फिर विलेज के, तो वो यहाँ पे इस तरह की लाइब्रेरीज जो है वो सेटअप कर देते थे। तो वो इस तरह से क्यों करते थे? प्रेस्टीज लेने के लिए, शान शौकत लेने के लिए, लोगों के मन में अपनी जगह बनाने के लिए वो गरीब लोगों के लिए लाइब्रेरीज जो है वो सेटअप कर देते थे। एंड फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक टॉपिक यहाँ पे जो है वो बनता है, तो इस इशू के ऊपर भी जो है कई सारे जो प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड जो एसेज हैं वो अवेलेबल होते हैं। एंड उसमें हम बात कर सकते हैं ज्योतिबा फूले, जो कि एक मराठा पायनियर थे, लो कास्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट से वो बिलोंग करते थे। एंड उन्होंने भी जो है एक तरह से अपनी बुक गुलामगिरी में लिखा है कि कास्ट सिस्टम में जो है किस तरह से इनजस्टिस होते हैं, उसके बारे में लिखा है। And in the 20th century, B.R. Ambedkar in Maharashtra and the E.V. Ramaswamy Naikar, जो कि मद्रास में है, जिन्हें एक तरह मद्रास से थे, पेरियार के नाम से उन्हें जाना जाता है। एंड वो भी काफ़ी पावरफुली कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट जो है काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं। एंड उसके अलावा लोकल प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड सेक्ट्स जो होते हैं, इट ऑल्सो क्रिएटेड अ लॉट्स ऑफ जर्नल्स एंड ट्रैक्ट्स जो कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। एंड ये बोलते हैं कि जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो जस्ट होना चाहिए, न्यू एंड जस्ट फ्यूचर के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। उसके अलावा अब जो फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते थे उन्हें तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, एंड वो जो है एक तरह से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एंड बट जो है उनके मन में था कि वो भी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखें, तो वो लिख नहीं पाते थे। बट उनमें से एक ऐसे थे पर्सन जिनका नाम है काशी बाबा, जो कि कानपुर मिल वर्कर थे। उन्होंने जो है छोटे और बड़े का सवाल नाम की एक बुक जो है वो पब्लिश की थी 1938 में, जिसमें जो है कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन जो होती है ना, उसके बीच में लिंक जो है वो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की थी। उसके अलावा एक और यहाँ पे कानपुर मिल वर्कर थे, जो कि एक तरह से उन्होंने सुदर्शन चक्र के नाम से ये बुक लिखी थी बिटवीन 1935 से लेके 1955 के बीच में। एंड एक तरह से सच्ची कविताएं के नाम से जो है इस कलेक्शन को जो है पब्लिश किया गया था। एक कलेक्शन थी, मीन एक से ज़्यादा बुक्स थी, तो इन सारी कलेक्शन को जो है सच्ची कविताएं के नाम से जाना जाता है। एंड बाय द 1930s बेंगलोर कॉटन मिल वर्कर्स जो हैं वो खुद यहाँ पे लाइब्रेरी सेटअप कर लेते हैं, सो डैट कि वो अपने आप को एजुकेट कर सकें। एंड क्योंकि बॉम्बे के वर्कर्स ने भी जो है ऐसा ही किया था, उनके एग्जाम्पल को ये फॉलो करते हैं। एंड इन लोगों को कौन स्पॉन्सर करता है? जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो इन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं। एंड वो ये चाहते थे कि ये जो मिल वर्कर्स हैं वो अपने आप को ड्रिंकिंग से दूर रखें एंड लिटरेट हो जाएं, पढ़ लिख जाएं। एंड एक तरह से नेशनलिज्म के जो मैसेज होते हैं वो भी यहाँ पे प्रोपेगेट वो करना चाहते थे। And now we will discuss about the censorship।
मीन जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना प्रिंट के ऊपर, प्रिंट मटेरियल के ऊपर कि कौन सा मटेरियल यहाँ पे पब्लिक में अवेलेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो सेंसरशिप कहलाती है। तो वो कौन कौन यहाँ पे किस तरह की सेंसरशिप यहाँ पे अप्लाई करता है प्रिंट्स के ऊपर या फिर प्रेसेस के ऊपर। सो बाय द 1798 जो कॉलोनियल स्टेट्स थी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, तो यहाँ पे वो सेंसरशिप को लेकर जो है बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थी। बट स्ट्रेंजली जो है उन्होंने कुछ मेजर्स यहाँ पे लिए थे प्रिंटेड मैटर को कंट्रोल करने के लिए। वो किसके खिलाफ लिए थे? जो इंग्लिश मैन थे ना इंडिया में, जो कंपनी के ही खिलाफ थे, कंपनी के मिसरूल के ही खिलाफ थे, तो उनके खिलाफ यहाँ पे जो है कुछ मेजर्स लिए थे, सो डैट कि जो है कंपनी की बदनामी यहाँ पे ना हो। Okay, so the company was worried that such criticism might be used by its critics in the England. कंपनी को ये डर था कि इंग्लैंड में इनके जो दुश्मन है, जो क्रिटिक्स है ना इनके, वो इस चीज को जो है गलत लेंगे एंड वो जो है कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है ना इंडिया में उसके ऊपर वो अटैक करेंगे। डेट इज वे जो इंग्लिश मैन थे ना इंडिया में, उन्हीं के ऊपर जो है इन्होंने इस तरह के मेजर्स लगाए थे। दूसरी प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर कोई सेंसरशिप को लेके जो है ज्यादा कंसर्न नहीं थे। एंड बाय 1820s की बात करें तो कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने कुछ रेगुलेशंस यहाँ पे पास किए थे सो डैट कि प्रेस की फ्रीडम को जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। एंड इसमें क्या किया गया था कि जो कंपनी है वो जस्ट एक तरह से ब्रिटिश रूल को जो सेलिब्रेट करती है न्यूज़पेपर्स, उन्हीं न्यूज़पेपर्स को जो है ज़्यादा इनकरेज किया गया था, बाकी को जो है यहाँ पे उनके ऊपर रोक टोक है वो लगाई जाती थी। एंड अब क्या था, faced with the urgent petitions by the editors of the English and the vernacular newspapers, क्योंकि इस तरह की जो है फ्रीडम जो है प्रेस की वो उसके ऊपर कंट्रोल लगाया गया था। तो लोगों ने पिटिशंस जो जो पिटिशंस होती है ना एडिटर्स के द्वारा जो है वो यहाँ पे जाती हैं गवर्नर के पास, जिसकी वजह से अब जो गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक थे वो थोड़ा सा प्रेस लॉज को जो है रिवाइज करने की अब कोशिश करते हैं। पहले जस्ट ऐसा बोला गया था कि ओनली जो न्यूज़पेपर्स ब्रिटिश रूल के लिए अच्छा लिखेंगे वही न्यूज़पेपर यहाँ पे पब्लिश कर सकती हैं, दूसरी न्यूज़पेपर यहाँ पे कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकती हैं। तो अब एडिटर्स जो है वो गवर्नर जनरल को पिटिशंस लिखते हैं, जिसकी वजह से वो एग्री हो जाते हैं कि हम लॉज को रिवाइज करेंगे। सो थॉमस मैक्यूले जो कि एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिशियल थे, उन्होंने काफ़ी जो न्यू रूल्स है वो फॉर्मुलेट किए थे, जिसकी वजह से जो अर्लियर फ्रीडम्स थी ना प्रेस की वो यहाँ पे दोबारा से उन्हें मिल जाती है। बट जब यहाँ पे 1857 का रिवोल्ट होता है तो अब जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके जो एटीट्यूड है ना इन ब्रिटिशर्स का वो फिर से चेंज हो जाता है। एंड वो ये चाहते थे कि जो नेटिव प्रेस है ना, जो लोकल प्रेस है इंडिया की, राइट, उसके ऊपर जो है एक तरह से रोक लगाई जाए। एंड क्योंकि जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स थी ना, लोकल लैंग्वेज वाली न्यूज़पेपर्स होती हैं, वो ज़्यादा नेशनलिस्ट हो रही थी। एंड एक तरह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना वो अब डिबेट कर रही थी कि इस तरह की न्यूज़पेपर्स के ऊपर जो है कंट्रोल लगाया जाए। डेट इज वाई 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो पास किया जाता है। इट मॉडल ऑन द आयरिश प्रेस लॉज के ऊपर ये बेस था। एंड इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट को राइट्स मिल जाते हैं कि वो रिपोर्ट्स या फिर जो एडिटोरियल्स होते हैं ना वर्नाकुलर प्रेस के, उनके ऊपर सेंसरशिप वो लगा सकती है। एंड अब जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स के ऊपर जो है एक रेगुलर ट्रैक जो होता है वो यहाँ पे रखेंगी। सो व्हेन अ रिपोर्ट वाज जस्ट एज सीडिशियस, जब एक तरह से जब देखा जाता था कि कोई भी रिपोर्ट जो है वो गलत है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, तो उस न्यूज़पेपर को वार्न किया जाता था। बट जब ये जो वार्निंग को इग्नोर करते थे वो न्यूज़पेपर्स, तो प्रेस जो थी वो लायबल थी कि उसे सीज किया जा सकता है एंड जो प्रिंटिंग मशीनरी है ना उसे भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। तो चाहे इस तरह के रिप्रेसिव मेजर्स लगा दिए गए थे, बट फिर भी जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स है वो पूरे इंडिया में जो है वो बढ़ती ही जाती है। एंड वो जो है कॉलोनियल मिस रूल्स के खिलाफ रिपोर्टिंग करते ही रहते हैं, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ को वो इनकरेज करते रहते हैं। एंड क्या था, अटेम्प्ट टू थ्रॉटल द नेशनलिस्ट क्रिटिसिज्म प्रोवोक्ड मिलिटेंट प्रोटेस्ट, जब जो है इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, इस तरह के न्यूज़पेपर्स को बंद करने की कोशिश की जाती है, तो प्रोटेस्ट यहाँ पे होते हैं, जिसकी वजह से जो है प्रोसिक्यूशन एंड प्रोटेस्ट का एक रीन्यूड साइकिल यहाँ पे देखने को मिलता है। लोगों को मार दिया जाता है, दंगे फसाद होते हैं।
तो जब पंजाब रेवोल्यूशनरीज को यहाँ पे डिपोर्ट किया गया था इन 1907 में इसी चीज को लेके, तो बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने सिंपथी को लेके यहाँ पे कई चीजें लिखी थी अबाउट देम इन हिज केसरी, जो उनकी खुद की जो जर्नल था। एंड दिस लेड टू हिज इम्प्रिजनमेंट। जब वो ऐसी चीजें लिखते हैं तो 1908 में उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। जब उन्हें जेल में डाल दिया गया था तो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे एक जो है प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, राइट। So with this we have completed the chapter number 5 also, and इसी के साथ हमारी जो क्लास 10 की जो NCERT है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड नाउ अब हम यहाँ पे क्लास 11 की जो NCERT है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू कोर्स, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।